Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन? जी राइट टू डिलीवर गुड्स टू बेलर विदाउट टाइटल इन गुड फेथ। देखिए, अगर बेलर ने चीजें बेली को हैंड ओवर की हैं लेकिन वो उसकी अपनी नहीं थी, टाइटल उसके अपने नाम पे, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको चोरी की गाड़ी। अब बेली को नहीं पता ये गाड़ी चोरी की है, क्या बेली ये गाड़ी वापस कर सकता है उस बेलर को जिसका गुड टाइटल नहीं है, जिसका डिफेक्टिव टाइटल है? क्या वो तो उसी को पता करेगा ना, उसे तो पता जो नहीं है कि गाड़ी चोरी की है, तो उसे नहीं पता गाड़ी चोरी की है, तो जिससे गाड़ी लिया उसी को वापस करेगा ना, वो कर सकता है। बाद में ट्रू ओनर क्या बेली से ये कह सकता है कि भाई गाड़ी तो असल में मेरी थी, तुमने मेरी गाड़ी चोर को क्यों वापस की? नहीं कह सकता, क्योंकि बेली क्या कहेगा? कहेगा भैया मैंने इन गुड फेथ गाड़ी ली थी और वापस की, मुझे तो पता ही नहीं था ये चोरी की है। ठीक है, तो ये बेली का राइट है, बेली को राइट दिया गया है कि अगर वो गाड़ी का टाइटल डिफेक्टिव है, बेलर का टाइटल नहीं है गाड़ी पे, ठीक है, डिफेक्टिव टाइटल है, लेकिन बेली को इस चीज का नहीं पता और वो इन गुड फेथ उस गाड़ी को जो भी उसका पर्पस था इस्तेमाल करने के बाद वापस कर देता है उस बेलर को जिसका टाइटल नहीं था। ट्रू ओनर बाद में बेली के खिलाफ कोई केस नहीं कर सकता। ट्रू ओनर बाद में बेली के खिलाफ केस नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? समझ आ गया मेरे भाई? जी, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? सारे कंसेप्ट समझ आ गए? खास तौर पे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टीज। आई कैप इसमें से केस स्टडी टेस्ट सेट करेगा, तो क्लियर हो गए? जी, अनऑथोराइज्ड राइट्स ऑफ बेलर में कौन सा पॉइंट? सेकंड, बेलर के राइट टू क्लेम कंपनसेशन फॉर एनी डैमेज फ्रॉम अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ गुड्स बेल्ड। यानी जो चीजें बेलर ने हवाले की बेली के और कह दिया कि इसका इस्तेमाल सिर्फ यही करना, इसका सिर्फ स्पेसिफिक यूज करना, जैसे गाड़ी दी और कहा कि भाई तुमने इसे सिर्फ मोटरवे पे चलाना है, वो गाड़ी लेके जीडी रोड पे चला गया, अनऑथोराइज्ड यूज। इसमें अगर कोई नुकसान होता है, क्या बेलर का राइट है कि वो नुकसान रिकवर करे? बिल्कुल रिकवर करे। अच्छा, अब इसमें यह नहीं देखा जाएगा कि बेली का नुकसान में कसूर था कि नहीं था। दोनों सूरतों में बेली ने अब नुकसान रिकवर करवाना है। हाँ, अगर इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही काम करता, बेली इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अनऑथोराइज्ड यूज ना करता, ऑथोराइज्ड यूज के मुताबिक ही चीजों को इस्तेमाल करता, फिर चीजों को नुकसान होता। उस सूरत में फिर देखा जाता, अगर बेली का कसूर है तो वो डैमेजेस पे करता, बेली का कसूर नहीं है तो फिर डैमेजेस पे ना करता। हाँ, इनकंसिस्टेंट इंस्ट्रक्शंस के साथ इनकंसिस्टेंट, वो भी तकरीबन एक ही कंसेप्ट है। जी, राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन, ये भैया कल मैंने एक्सप्लेन किया था डिटेल में, आप नहीं थे मेरा भाई क्लास में, छुट्टी पे थे ना, तो कैसे समझ आएगा फिर? मैं थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मैं ज्यादा सा बता देता हूँ, लेकिन आज के लेक्चर में, ठीक है, आज के लेक्चर में सिमिलर कंसेप्ट जब आएगा तो मैं थोड़ा सा ज्यादा बता दूंगा, ठीक है? चलिए जी, आपको इससे क्या समझ आ रही, क्या कह रहा भला? और ड्यूटी नॉट टू मिक्स विद ओन गुड्स का मतलब है अगर बेलर ने चीजें दी हैं, बेली उसे अपनी चीजों के साथ मिक्स नहीं करेगा। कारोबार में बाजुकात ऐसा होता है क्या कि कोई एक ताजिर अपनी चीजें किसी दूसरी ताजिर के हवाले कर देता है, तो कहता है भाई अपनी दुकान के शोरूम पे सजा लो, बिक जाए तो मुझे पैसे देना, नहीं बिके तो मुझे वापस कर देना, जिसे आप कहते हैं कंसाइनमेंट या सेल ऑन रिटर्न बेसिस या सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। ऐसे होता है क्या?
तो उस बंदे को क्या करना चाहिए, जिसने चीजें रिसीव की हैं, जो बेली है, अपनी चीजों के साथ मिक्स कर दे, पता ही ना चले कौन सी चीज बेलर की है कौन सी बेली। ऐसे करना चाहिए क्या? ऐसे नहीं करना चाहिए, यही वो कह रहा है। और अगर वो ऐसे करता है, एग्जाम में तो यही पूछेगा ना, अगर उसने कर दिया मिक्स तो क्या करना, देखा जाएगा वो सेपरेबल हैं कि नहीं गुड्स। अगर सेपरेबल है उन्हें सेपरेट किया जाएगा, और कॉस्ट एक्सपेंसेस ऑफ सेपरेशन कौन बेयर करेगा? बेली, उसका कसूर है। और अगर सेपरेबल नहीं है तो इसे लॉस गुड्स समझा जाएगा, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई। किसने डिस्ट्रॉय की? बेली ने। चीजों की प्राइस दे। अब क्लियर हो गया मेरे भाई? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? आज के लेक्चर की तरफ चलें। चलिए, आज का लेक्चर इजी है आपके लिए, बल्कि बहुत से कंसेप्ट ऐसे होंगे जो कि रिवाइज हो रहे होंगे। ठीक है, आज हमने एक कंसेप्ट पढ़ना है सिर्फ बेलमेंट का, आखिरी कंसेप्ट रह गया बेलमेंट का। फिर उसके बाद हम प्लेज की तरफ जाएंगे। तो पहले पढ़ते हैं बेलमेंट का लास्ट कंसेप्ट। और लास्ट कंसेप्ट क्या है? टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। क्या कंसेप्ट है? टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट का मतलब क्या है? बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो जाएगा, कब टर्मिनेट हो जाएगा? टर्मिनेट होने का मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया तो इसका मतलब है जो चीजें हैं वो वापस करनी पड़ेंगी, बेली को चीजें वापस करनी पड़ेगी। कहता है कब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा बेलमेंट का? जब जिस पीरियड के लिए था पीरियड एक्सपायर हो गया। कहा भैया 3 दिन के लिए गाड़ी दे दो, एग्रीमेंट हुआ 3 दिन के लिए, 3 दिन गुजर गए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, अब चीजें वापस करनी पड़ेंगी बेली को। या अगर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का नहीं हुआ, पर्पस का हुआ, ठीक है, पर्पस का हुआ, कोई पर्पस, फॉर एग्जांपल कि जी आप अपनी चीजें मेरे हवाले कर दे, मैंने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो आप अपनी चीजें वापस ले, मशीनरी दे दे मुझे अपने, मैंने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा मशीनरी वापस कर दी जाएगी। इसमें टाइम मेंशन नहीं किया गया, पर्पस मेंशन कर दिया गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर होगा, कब टर्मिनेट होगा? पर्पस कंप्लीट हो गया। इसका मतलब हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट में पीरियड भी स्पेसिफाई किया जा सकता है और पर्पस भी, पीरियड भी और पर्पस भी, दोनों में से जो कंप्लीट हो जाए। ये कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा, ये पार्टनरशिप में कंसेप्ट दोबारा आएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किसी पीरियड के लिए भी हो सकता है, किसी पर्पस के लिए भी हो सकता है। आगे चलते हैं। इफ एक्ट ऑफ बेली इज एन इनकंसिस्टेंट विद इंस्ट्रक्शंस, वही क्लासिक एग्जांपल हमारी, वो मुझने कहा था मोटरवे से जाना, जीटी रोड पे चला गया, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन हो सकता है, इसलिए यहां पे आया वाइडेबल है। वाइडेबल का मतलब क्या होता है? चाहे तो वाइड कर सकता है, चाहे तो कंटिन्यू कर। शाबाश, वाइडेबल का मतलब क्या हुआ? चाहे तो वाइड कर दे तो कंटिन्यू कर दे, और कोई नहीं बोलेगा। कौन? बेलर के बेली? बेलर, हाँ जी बिल्कुल। ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है एट ऑप्शन ऑफ बेलर, बेली की ऑप्शन पे नहीं है, एट ऑप्शन ऑफ बेलर। ये क्लियर हो गया? इफ सब्जेक्ट मैटर इज डिस्ट्रॉयड, गाड़ी लेके जा रहा था, स्पीड बढ़ाई, वो पहाड़ में जा गिरी, नहीं पहाड़ में जा गिरी नहीं, वो तो खाई में गिरती है, पहाड़ के साथ क्या करती है? टकराती है, पहाड़ के साथ जा टकराई, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय। भाई जो सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो, कॉन्ट्रैक्ट रहा, बाकी कॉन्ट्रैक्ट है क्या कर, कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, खत्म हो गया। ग्रेस्टस बेलमेंट जो है ये भी टर्मिनेट हो सकती है। ग्रेस्टस बेलमेंट तो पता है ना, कौन सी होती है ग्रेस्टस बेलमेंट? जिसमें रिम्यूनरेशन नहीं होती, हाँ जी, सो आपकी नियत से जो कर। वो कहता है अगर दोनों पार्टी में से किसी एक की डेथ हुई, किसकी डेथ हुई?
बेलर की या बेले की, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। अच्छा, इसका मतलब है नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट अगर है, किसी एक पार्टी की डेथ हुई है, वो टर्मिनेट नहीं होगा, वो वाली वारसान ने पूरा करना होगा। लेकिन ग्रेचुअस बेलमेंट आपको पता है यारी दोस्ती की वजह से होता है, मुफ्त में कोई चीजें ऐसी दे देता है, ठीक है। तो जैसे ही वो नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट में किसी एक पार्टी की डेथ हुई, बेलर की या बेले की, कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म। या अगर बेलर चाहे तो टाइम से पहले भी इसको टर्मिनेट कर सकता है, कर सकता है बेलर। क्या ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं 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 नहीं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो तब होगा अगर नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट और टाइम से पहले उसको कैंसिल किया जाए। ग्रेचुअस बेलमेंट टाइम से पहले टर्मिनेट की जा सकती है, एग्री टाइम, ये कंसेप्ट है ना। तो उसमें क्या बेलर ने बेली को कंपनसेट करना होता है अगर बेली को नुकसान हुआ हो? हाँ जी करना, लेकिन नेट लॉस अगर है तो, यानी लॉस में से जो बेनिफिट डिराइव किए हैं उसने रिसीव किया है वो लेस करके। क्लियर हो गया भाई? कोई मुश्किल चीज थी? कोई मुश्किल नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कब टर्मिनेट हो सकता है? अगर पीरियड खत्म हो जाए जिस पीरियड के लिए किया गया था, पर्पस खत्म हो जाए जिसके लिए किया गया था, कंप्लीट हो जाए, अगर बेली इनकंसिस्टेंट हो, लेकिन याद रखें ये वाइडेबल है, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए, और अगर ग्रेचुअस बेलमेंट है तो दोनों पार्टीज में किसी एक की डेथ हो जाए, या बेलर चाहे अर्ली टर्मिनेट कर सकता है। बेलर और बेली दोनों टर्मिनेट, दोनों कर, बेली चाहता है भैया बात ठीक है, वो भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, बेली भी कर सकता है, लेकिन उस सूरत में वो फिर नुकसान नहीं क्लेम करेगा ना उससे। बेली अगर इस केस में अगर बेली अर्ली टर्मिनेट करता है तो फिर वो ये तो नहीं कहेगा भैया अर्ली टर्मिनेशन की वजह से मुझे नुकसान हुआ तो मेरा नुकसान भरोगे, मैंने थोड़ी कहा मुझे वापस करो, खुद कह रहे हो, तो उस सूरत में नुकसान भरने वाली बात नहीं लिखेंगे फिर। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट क्लियर? आई क्या आप 2-3 नंबर के साथ पूछ ले, बताओ कौन सी सिचुएशन है जिसमें बेलमेंट को टर्मिनेट किया जा सकता है, बेलमेंट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट लिख देंगे। चलिए ये बेलमेंट की कहानी होगी खत्म। अब आया प्लेज। प्लेज पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि प्लेज को बेलमेंट के साथ उसने क्यों जोड़ा है, अलग से क्यों नहीं उसने चैप्टर बनाया प्लेज का? हाँ, क्योंकि असल में जो प्लेज है ये बेलमेंट ही की एक किस्म है। बेलमेंट बहुत से पर्पस के लिए, बेलमेंट में भी चीजें एक बंदे से दूसरे बंदे को दी जाती है किसी पर्पस के लिए, और जब पर्पस कंप्लीट हो जाए वो वापस करनी होती हैं। प्लेज में भी इसी तरह होता है, चीजें दी जाती है एक बंदे से दूसरे बंदे को, और एक पर्पस होता है, पर्पस कंप्लीट हो जाए चीजें वापस करनी होती। तो फर्क क्या हुआ दोनों में? फर्क हुआ पर्पस का। प्लेज में हमेशा एक ही पर्पस होगा, क्या? सिक्योरिटी के तौर पे चीजें दी गई है। कोई आपने काम कहा था कि मैं ये लाजमी करूंगा, ना किया तो ये मेरी चीजें ले लेना, कोई परफॉर्मेंस या कोई डेट लोन लिया, ठीक है, जो केस स्टडी आई कैप टेस्ट कर रहा है, क्वेश्चन बना रहा है, वो लोन के कंटेक्स्ट में बना रहा है कि अगर आपने अपनी चीजें हैंड ओवर की किसी दूसरी पार्टी को और क्या कहा भैया मुझे लोन दे दो, तब तक ये सिक्योरिटी के तौर पे अपने पास रखना, ठीक है, सिक्योरिटी के तौर पे अपने पास रखना। जब लोन वापस कर दूंगा ये चीजें दे देना। ये क्या होगा? प्लेज। तो प्लेज को डिफाइन करते हैं, नोट कीजिए, कहता है ये ऐसी बेलमेंट है, ये भी बेलमेंट, लेकिन कैसी बेलमेंट है? जिसमें गुड्स को दिया जाता है दूसरी पार्टी को एज सिक्योरिटी, नॉर्मली फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट, डेट के केस में सिक्योरिटी। क्लियर हो गई ये बात? तो प्लेज को बेलमेंट कह सकते हैं, प्लेज को बेलमेंट कह सकते हैं। याद रखें प्लेज एक टाइप ऑफ बेलमेंट है, लेकिन आपने कभी भी इसे बेलमेंट नहीं कहना। अगर लोन लिया गया है और चीजें ट्रांसफर की गई, आपने हमेशा क्या कहना है? प्लेज, ठीक है। जी भाई, ये बात समझ आई ना? प्लेज क्या है? बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी। प्लेज क्या है? बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी।
सिक्योरिटी धारक कोई लोन वगैरह लेंगे तो बदले में सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन हर केस में इसमें कितनी पार्टीज होंगी? इसमें हमेशा दो पार्टीज होंगी, एक चीजें देने वाला, एक चीजें रिसीव करने वाला। बेलमेंट के केस में बेलर था और दूसरी पार्टी प्लेज के केस में प्लेजर, दूसरी पार्टी प्लेजी। जो चीजें हैंड ओवर करने वाला, जिसने चीजें दी और जिसने चीजें रिसीव की, प्लेजर भी प्लेजी। इसको एक और नाम भी दिया जाता है, पानर और पानी। इसमें क्या हंसने वाली बात है? पानर और पानी का है। हाँ, नहीं वो पाना तो नहीं कहा, पाना होता है वो, हाँ, मशीनरी को ठीक करने वाला। हाँ, तो पानर और पानी। पानर कौन है? प्लेजर। और प्लेजी क्या है? पानी। पार्टी से दो। तकरीबन 99% केसेस में जो प्लेजी होगा या पानी होगा वो कौन होगा? बैंक। क्योंकि लोन कौन देता है? बैंक। ठीक है। वैसे वो केस स्टडी में कह सकता है ए ने बी को लोन दिया और चीजें रखी वो, लेकिन प्रैक्टिकली समझ लीजिए मोर देन 99 ज्यादा हो गया, 90% कर ले। मोर देन 90% केसेस में जो पानी होगा वो कौन होगा? बैंक होगा। ये बात समझ आई? बेलमेंट में और प्लेज में फर्क समझ आया? प्लेज भी है बेलमेंट, लेकिन इसमें गुड्स को किस पर्पस के लिए हैंड ओवर किया जाए? सिक्योरिटी के लिए। कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं किया जाता, हायर किराए पे नहीं दिया जाता, सेफ कस्टडी के लिए नहीं रखवाया जाता, रिपेयर के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि किस लिए? पर्सनल यूज के लिए भी नहीं दिया जाता। किस लिए? सिक्योरिटी के तौर पे। पार्टीज क्लियर हो गई? पहले बताइए बेलमेंट और प्लेज में फर्क समझ आया? प्लेज की दो पार्टी समझ आई। मोर देन 90% केसेस में पार्टनर कौन होगा? नहीं, गलत। तो पानी होगा बैंक। भाई हम बैंक से लोन लेते हैं, बैंक थोड़ी हमसे, बैंक थोड़ी हमें सिक्योरिटी के तौर पे चीजें लिखवाएगा। ठीक है। तो पार्टनर कौन है? जिसने चीजें हैंड ओवर की, जिसने बैंक से लोन लिया और अपनी चीज, ज्वेलरी फॉर एग्जांपल, ज्वेलरी के एग्जांपल लेके चलाते हैं, ज्वेलरी लिखवाई बैंक के पास जी। क्या 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 रखवा दे? बकरी। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टीज। अब देखिए हर कॉन्ट्रैक्ट की तरह यहां पे भी राइट्स एंड ड्यूटीज आ रही है। और आई कैप अगर क्वेश्चन बनाएगा, इजी क्वेश्चन बनाया उसने, तो राइट्स एंड ड्यूटीज आपसे कहेगा एक्सप्लेन कर दो। और अगर उसने केस स्टडी बनाई, जो कि नॉर्मली बना रहा है, तो फिर कहां से केस टाइप्स ऑफ पार्टीज में से बनाए? भाई ये एक ट्रांजैक्शन में बताओ, इनमें से पार्टनर कौन है, पानी कौन है, ये पूछेगा क्या? ये नहीं पूछेगा। वो आपसे ये पूछेगा कि ये राइट्स में से किसी ना किसी की वायलेशन हो रही है, कहेगा बताओ क्या करना है इसमें। तो अब हम राइट्स पढ़ने जा रहे हैं। किस किस के राइट्स? पार्टनर और पानी, प्लेजर और प्लेजी के। ठीक है। और अगर आपको इसमें से ये लगे कि ये राइट्स एंड ड्यूटीज तो मिलती जुलती है जो हमने बेलमेंट में पढ़ी है, बेलर और बेली की, तो इसका क्या मतलब है? कंसेप्ट हम गलत पढ़ रहे हैं कि सही पढ़ रहे हैं? क्योंकि उसी की एक टाइप है, इसीलिए। पानी के राइट्स और ड्यूटीज। पानी कौन था? बैंक था। उसके राइट क्या है? राइट ऑफ लियन। पहला राइट क्या है? लियन का मतलब क्या होता है? कोई चीज अपनी पोजेशन में रखना जब तक के उसका डेट ना क्लियर हो। तो बैंक के पास राइट है कि चीजें रख सकता है। ये ना हो बैंक के पास हम ज्वेलरी रखवाएं और उसके बाद थाने जाके चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवा दें और कहें हमें शक पड़ता है बैंक ने यहाँ पे रखी हुई है, तो क्या वो पुलिस वो बरामद करके हमारे वाले करेगी मार? नहीं 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 नहीं। ये राइट है, ये राइट है पानी का कि वो चीजों पे लियन क्रिएट कर सकता है, चीजें अपनी पोजेशन में ले सकता है, जब तक क्या ना हो जाए? पेमेंट ना हो जाए। किसकी पेमेंट ना हो जाए?
डेट की गलत, इनकम्प्लीट, गलत नहीं इनकम्प्लीट, डेट नहीं, डेट के साथ इंटरेस्ट भी, फ्री में थोड़ा ही वो देता है लोन, इंटरेस्ट, और सिर्फ डेट और इंटरेस्ट नहीं, डेट और इंटरेस्ट नहीं, उसके नेसेसरी एक्सपेंसेस भी। किसके नेसेसरी एक्सपेंसेस? चीजों को संभाल के रखना है भाई, उनको किसी ना किसी वो सेफ में रखेगा ना। और आपको पता है बैंकर के पास जो सेफ होते हैं, वो जो लॉकर्स वगैरह होते हैं, वो उनका रेंट चार्ज करते हैं। तो सेफ कस्टडी के लिए क्या, मुझे बताइए, पानी को जो चीजें अपने पास रख रहा है, सेफ कस्टडी में रखनी चाहिए कि इंतजाम करने चाहिए कि नहीं? नहीं करने। खास तौर पे जब इलाके में चोरी चिकारी ज्यादा वारदातें हो रही हो, तब तो बिल्कुल भी नहीं। शाबाश। ये डिपेंड करता है, आप पानर बन के सोच रहे हैं, पानी बन के सोच रहे हैं, कि चोर बन के सोच रहे हैं। चोर बन के सोच रहे हैं फिर तो कोई जरूरत नहीं है नेसेसरी स्टेप्स लेने की। लेकिन अगर पानर या पानी बन के सोच रहे हैं तो आपको इन चीजों की सिक्योरिटी के लिए कोई स्टेप लेने चाहिए। स्टेप्स लेने में जो खर्चे आएंगे, क्या पानी वो क्लेम कर सकता है पानर से? बिल्कुल कर सकता है। भाई ये बात समझ आई, राइट ऑफ लियन। दूसरा, जनरल लियन फॉर सब्सिक्वेंट एडवांस। ये जनरल लियन क्या है? ये भाई ने पूछा था पर्टिकुलर लियन क्या होता है। पर्टिकुलर लियन का मतलब ये होता है कि चीजें आपने अपने पास रखी किसी पार्टी की, जब तक वो डेट पे नहीं करेगा चीजें वापस नहीं करेंगे। लेकिन कौन सा डेट? जो इन चीजों को रखवा के लिया गया है, जो इनके अलावा कोई और डेट था वो वापस करना जरूरी नहीं है इन चीजों को रिलीज करने के लिए। दर्जी वाली एग्जांपल याद है? दर्जी से पहले भी हमने कोई कोट सिलवाया, अब भी सिलवाया, बाद में भी सिलवाएंगे, ठीक है। लेकिन जो सेकंड नंबर वाला कोट है, इसके लिए कोई हमने उस कोट उसके पास रखवाया, हम गए उसके पास लेने के लिए, पैसे दे दिए सिलाई उसकी, दर्जी ने कहा कोट वापस नहीं करूंगा जब तक अगला पिछला डेट नहीं पे करोगे। क्या कह सकता है दर्जी? नहीं। वहां पे राइट था पर्टिकुलर लियन का, बेलमेंट में राइट है पर्टिकुलर लियन का, प्लेज में राइट क्या है? जनरल लियन का। यानी प्लेज में अगर सिक्योरिटी एक रखवाई और लोन लिया, उसके बाद कोई दूसरा लोन लिया और पहले वाला लोन जो है रीपे कर दिया, क्या सिक्योरिटी वापस ले सकते हैं? बैंक ने कहा नहीं भाई, पहले मुझे जो बाद वाला सब्सिक्वेंट लोन लिया वो भी वापस करो, और जो प्लेजर है वो कहे नहीं, ज्वेलरी तो रिखवाई थी लोन नंबर 1 के लिए, लोन नंबर 2 रिखवाई ही नहीं थी, वो तो बाद में लिया। तो बैंक कहेगा भैया वो भी तो लोन लिया, उसके बदले में कोई सिक्योरिटी नहीं रिखवाई थी, तो मैं लोन नंबर 1 रीपे कर दिया, लेकिन जब तक लोन नंबर 2 रीपे नहीं करोगे ज्वेलरी वापस नहीं मिलेगी। क्या बैंक कह सकता है? कह सकता है। इसको क्या कहते हैं? जनरल लियन। हाँ, अगर दूसरा लोन देते हुए कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा गया था कि इस लोन के अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी नहीं है, पहले वाले लोन की सिक्योरिटी नहीं, या पहले वाले लोन में स्पेसिफिकली लिखा गया था कि ये सिक्योरिटी सिर्फ इसी लोन के लिए है, बाद वालों के लिए नहीं, अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई कर दिया जाए फिर यह पर्टिकुलर लियन बन जाएगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो याद रखें एक सिक्योरिटी सब्सिक्वेंट लोन को भी कवर करेगी। लोन 1 की सिक्योरिटी सब्सिक्वेंट लोन्स को भी कवर करेगी अगर कुछ एग्री नहीं किया गया तो। यह है जनरल लियन, यानी लियन जनरलाइज हो गया, स्पेसिफिक टू सिंगल लोन नहीं रहा। यह फर्क समझ आया आपको? बेलमेंट में लियन का राइट है, प्लेज में भी लियन का राइट है, फर्क क्या है? बेलमेंट में पर्टिकुलर लियन है, प्लेज में जनरल लियन है। ये वो आई कि आपने क्वेश्चन भी पूछा था इसके ऊपर कि पर्टिकुलर लियन जनरल लियन में फर्क क्या है। भैया क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। राइट टू रिसीव नेसेसरी एक्सपेंसेस, क्या इसका राइट है कि नेसेसरी एक्सपेंसेस रिसीव करें? बिल्कुल राइट है। जिस तरह बेलमेंट में भी राइट था, बेलर नेसेसरी एक्सपेंसेस बेली,
अगर चीजें सेफ कस्टडी के लिए बेली के पास रखी गई हैं, बेली का राइट है नेसेसरी एक्सपेंसेस रिकवर करे। नेसेसरी एक्सपेंसेस में कौन कौन सा था? अगर ग्रेचुटस बेलमेंट है तो एग्रीड रिम्यूनरेशन प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, सॉरी नॉन स्टैट्यूटरी बेलमेंट में। शुरू से पढ़ते कंसेप्ट क्या है? राइट टू रिसीव नेसेसरी एक्सपेंसेस। पूछना ये चाह रहा हूं, क्या यही राइट हमने बेलमेंट में भी पढ़ा था? वहां पे भी पढ़ा था। यानी जो बेली है उसके पास अगर चीजें लिखवाई गई हैं सेफ कस्टडी के लिए या रिपेयर के लिए, उसका राइट है कि उसके ऊपर अगर उसका खर्चा आता है वो उससे ले। कौन सा नहीं? अब वहां पे नेसेसरी एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें शामिल थी? अगर ग्रेचुटस बेलमेंट है तो फिर ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दोनों, नेसेसरी एक्सपेंसेस में दोनों शामिल है, दोनों लेगा। और अगर नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट थी तो एग्रीड रिम्यूनरेशन प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। ये केस समझ आया? वो बिल्ली वाला। यहां पे देखिए ग्रेचुटस नॉन ग्रेचुटस का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो लोन लिया। हाँ, यहां पे तो लोन लिया गया, ये तो सारे नॉन ग्रेचुटस। अब यहां पे भी राइट टू रिसीव नेसेसरी एक्सपेंस, लेकिन कौन कौन से? कह रहा है डेट वापस लो, बैंक डेट वापस निकलवाएगा, और इंटरेस्ट, और नेसेसरी एक्सपेंसेस टू प्रिजर्व गुड्स। प्रिजर्व गुड का मतलब है गुड्स को संभालने के, उनकी देखभाल के जो जरूरी खर्चे हैं वो भी रिकवर करवाएगा। यही कंसेप्ट इधर पढ़ाया ना। इन एक्सपेंसेस को रिकवर करवाने के लिए वो चीजें अपने पास रख सकता है। तो समझ आ गई ये बात? पहला राइट ऑफ लियन हो गया, फिर उसके बाद राइट जनरल हो सकता है, फिर उसके बाद राइट टू रिसीव नेसेसरी एक्सपेंसेस, फिर क्या? इफ पार्टनर डिफॉल्ट्स। ये इंटरेस्टिंग बात है, जरा गौर से सुनिएगा। इफ पार्टनर कौन था? बैंक। कौन? जिसने लोन लिया था, लोन को वापस ना कर सके, बैंक क्या करेगा? बैंक के पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन, चीजों को बेच के पैसे रिकवर करवा दे। पहली ऑप्शन क्या है? रिकवरी कर ले अपने अपना। बैंक वाले यही लोन दिया, ज्वेलरी रिक्वायर्ड ड्यू डेट पे वापस नहीं किया, पहला राइट बैंक के पास, पहली ऑप्शन क्या है? ज्वेलरी बेच के। लेकिन याद रखें, ज्वेलरी बेचने से पहले नोटिस जरूर देगा। पहले नोटिस बेचेगा, बाद में ज्वेलरी बेचेगा। नोटिस के बगैर ही कि भाई आपके पास आखिरी मौका है, आप आके हमारा लोन रीपे कर दे, वरना आपकी दादी जान की आखिरी निशानी भी बेच दी जाएगी। ये जो ज्वेलरी है उसे नोटिस भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? बिल्कुल भेज। अच्छा, अगर इसके बाद दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरी ऑप्शन क्या है? कि ज्वेलरी को ना बेचे बल्कि उस पार्टी के खिलाफ केस फाइल कर दे। केस फाइल कर दे, ज्वेलरी को ना बेचे, जिस बंदे ने लोन लिया उसके खिलाफ कोर्ट में केस के सर मुझे रिकवरी करवाई जाए। क्या करवाई जाए? रिकवरी करवाई, रिकवरी कर, केस फाइल कर सकता है। ठीक है। अच्छा, केस फाइल करेगा तो मुझे बताइए, जो सिक्योरिटी के तौर पे ज्वेलरी चीजें रखी हुई है, केस फाइल करेगा तो वो चीजें वापस कर देगा कि भाई मैं तुम्हारे खिलाफ केस फाइल करने लगा हूं, चीजों में मैं भेज नहीं रहा, तो ये चीजें वापस ले जाओ। वो चीजें अपने पास स्टिल सिक्योरिटी के तौर पे रखेगा, लेकिन अब जब तक फैसला नहीं होगा उसको बेचेगा नहीं। ये बात समझ आए? बताइए, अगर पार्टनर डिफॉल्ट करता है, प्लेजर डिफॉल्ट करता है, डेट पे नहीं करता, पानी के पास क्या राइट है? दो ऑप्शंस। पहली ऑप्शन, चीजों को सेल करे लेकिन नोटिस देने के बाद, और दूसरी ऑप्शन केस फाइल कर दे और सिक्योरिटी के तौर पे चीजें अपने पास रख ले। अच्छा, यहां पे वो डिस्कस नहीं करता किताब में, लेकिन मैं आपसे वैसे पूछ रहा हूं, लोन था 5 लाख का और ज्वेलरी बिकी 6 लाख की, लाख वापस करना है। लोन था 5 लाख का, ज्वेलरी बिकी 4 लाख की,
हाँ, तो अब इसमें वो क्या करेगा, फिर केस फाइल करेगा, तो वरना बाकी का 1 लाख अभी भी रिसीवेबल। क्लियर होगी ये बात? दोनों राइट। आगे चलते हैं। राइट अगेंस्ट ट्रू ओनर। ट्रू ओनर का मतलब क्या है कि जो हमारा पार्टनर है वो जेन्युइन ओनर नहीं था। बैंक के पास बंदा ज्वेलरी लेके, ज्वेलरी थी चोरी की, अब पता तो उसके ऊपर थोड़ी लिखा होता है मालिक ओनर ज्वेलरी का, ज्वेलरी थी चोरी के, बैंक ने अपने पास रख ले, बाद में असल मालिक आके कहने लगा ये तो मेरी है ज्वेलरी, क्या बैंक लायबल है वापस करने का? बैंक लायबल नहीं है, यही स्पेशल राइट। बैंक उसको लायबल नहीं है वापस कर, जब तक उसको लोन ही पे ना आ जाए। इस तरह की बात हमने कोई बेलमेंट में पढ़ी थी? बेलमेंट में ये पढ़ी थी कि अगर वो वापस कर देता है, बाद में ट्रू ओनर आता है, तो वो लायबल नहीं होगा। लेकिन वापस करने से पहले, इसका मतलब क्या हुआ, वापस करने से पहले ट्रू ओनर आ जाता है, तो वो फिर ट्रू ओनर को वापस करेगा। बेली गाड़ी किसको वापस करेगा? ट्रू ओनर को। अगर उसकी पोजेशन में है और पता चल जाता है ट्रू ओनर को ही हो रहा है, हाँ वापस कर दी, बाद में ट्रू ओनर आके उसे कहता है मुझे पैसे दो, अब बेली लायबल नहीं है। लेकिन अगर उसकी पोजेशन में है गाड़ी, ट्रू ओनर आके कहता है मुझे दो, और साबित हो जाता है ट्रू ओनर है, तो बेली किसको गाड़ी देगा? अब इसके बाद चूंकि इसने लोन दे चुका है, साबित हो गया बाद में ये ज्वेलरी चोरी की थी, ट्रू ओनर आके कहने का ज्वेलरी वापस करो, करेगा? तो नहीं भैया, मेरा तो पैसे फंसे हुआ, डेट फंसा हुआ मेरा। राइट अगेंस्ट ट्रू ओनर, ये समझ आ गया भाई, ये सारे राइट समझ आ गए। राइट ऑफ लियन, क्लियर, लियन क्रिएट कर सकता है। राइट ऑफ लियन फॉर सब्सिक्वेंट एडवांसेस भी है। राइट टू रिसीव नेसेसरी एक्सपेंसेस, डेट भी ले सकता है, इंटरेस्ट भी ले सकता है, और नेसेसरी किस लिए जो किए गए हो, टू प्रिजर्व गुड। प्रिजर्व गुड का मतलब क्या है? उनकी देखभाल, सेफ कस्टडी के लिए। अगर पार्टनर डिफॉल्ट करे, पानी के क्या राइट्स हैं? सेल कर सकता है आफ्टर गिविंग नोटिस, सूट फाइल कर सकता है, और सिक्योरिटी को क्या करेगा? एज सिक्योरिटी होल्ड करेगा। राइट अगेंस्ट ट्रू ओनर का मतलब क्या? ट्रू ओनर अगर आ जाता है उसको चीजें नहीं मिलेंगी। आगे चले, फिर ये हमारी जिंदगी आसान। हमने कहा ड्यूटीज, उसने कहा ड्यूटीज वही जो बेली की है। मैंने कहा ठीक है भाई, आगे चलते, आगे चले ना। हालांकि हमें 100% कंफर्म है बेली की ड्यूटीज भी नहीं आती होंगी। आती है? ये मेरा भाई बताइए बेली की ड्यूटीज क्या है? तो कुछ नहीं पता। लेकिन सर ठीक है, आगे चले, आखिरी महीने याद करेंगे हम। आखिरी महीने ला रिवाइज नहीं होता, नहीं होता भाई, नहीं होता ला रिवाइज। हाँ जी, जी भाई। बैंक अगर लोन ले चुका है, बाद में ट्रू ओनर आ जाता है, बैंक उसको पे करने का, चीजें वापस करने का लायबल नहीं है। यहां पे देखा जाएगा कोर्ट क्या डिसाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे बैंक सेफ साइड। आगे चलते हैं। पार्टनर, पार्टनर कौन था? जिसने लोन लिया था, उसके क्या राइट्स है? टू गेट गुड्स बैक, रीपेमेंट कर दे तो इसका राइट है चीजें वापस हासिल करे। लेकिन किस किस चीज की रीपेमेंट करे? लोन की, डेट, इंटरेस्ट की, नेसेसरी एक्सपेंसेस टू प्रिजर्व गुड्स की। क्लियर हुआ ये? टू रिडीम डिफॉल्टेड डेट, डिफॉल्ट वाला ये तो इससे रिलेट कर रहा है। किधर? ये इधर भी डिफॉल्ट की बात कर रहा था ना, ये भी डिफॉल्ट। डिफॉल्ट पे इसके भी राइट्स हैं, तो इसका भी तो राइट है डिफॉल्ट पे। क्या राइट है डिफॉल्ट? कि अगर ये डिफॉल्ट कर दे और बैंक कहे कि जी 25 तारीख को नीलामी होगी, अखबार में इश्तेहार दे दिया, इस ज्वेलरी को नीलाम कर दिया जाएगा 25 तारीख को, तो ख्वाहिशमंद हजरात 25 तारीख को मौजूद हो, जो भी उसने जगह ऑक्शन के लिए सिलेक्ट की। 25 तारीख को सुबह ये आ गया पार्टनर पैसे लेके। बताइए क्या बैंक अभी भी नीलामी करवा के तो
चीजें बेच देगा कि पहले पार्टनर का राइट है? अगर चीजें अभी सेल नहीं हुई तो याद रखें पार्टनर का राइट है कि डिफॉल्ट किया था डेट को डिफॉल्ट किया था, लेकिन स्टिल इसका प्रायोरिटी का राइट है कि वो रिडीम कर ले। रिडीम मतलब रिटर्न कर ले, चीजें वापस ले ले। अगर अभी तक सेल नहीं, ऑक्शन का ऐलान कर दिया गया, चीजें अगर अभी तक सेल नहीं हुई तो क्या राइट है इसका कि वो वापस कर ले सकता है। हालांकि डिफॉल्ट किया, चीजें बिकी तो नहीं ना। लेकिन इसमें एक चीज है, क्या? नीलामी के खर्चे भी इसको देने पड़ेंगे। बैंक कहेगा भैया ये भी तुम्हारी वजह से ही हुए। ये बात आई, समझ आई कुछ? तो इसका मतलब अगर डिफॉल्ट करता है पार्टनर तो कुछ राइट्स हैं पानी के, कुछ राइट हैं पार्टनर के। क्लियर? आगे चलते हैं। राइट टू सी। कभी कभी उसका दिल करे दादी की याद आए हैं तो कब्र पे जाके फातिहा पढ़ने की बजाय वो बैंक की तरफ चला जाए और कहे मुझे आज दादी की बड़ी याद आ रही है, मैं उनकी आखिरी निशानी ज्वेलरी देखना चाहता हूँ। बैंक वाला क्या कहेगा? कहेगा भाग जाओ इधर से। ये कहेगा क्या? नहीं नहीं, बैंक की जिम्मेदारी है कि अगर पार्टनर देखना चाहता है कि मेरी चीजों की मुनासिब देखभाल की जा रही है या नहीं, तो उसका राइट है वो देख सकता है। दादी को नहीं देख सकता। दादी को कैसे देख सकता है भाई? दादी की ज्वेलरी को, दादी की ज्वेलरी। भैया पार्टनर क्लियर हुआ आपको? राइट्स पार्टनर और ड्यूटीज क्या पार्टनर की? सेम एज बेलर। जिंदगी आसान। अच्छा वैसे मैं बैठ के देख रहा था आईकैप की किताब को, उसने ये जब लिखा हुआ था तो मैंने जाके मैच किया। मुझे कुछ ड्यूटीज मिलती नजर आई, कुछ मिलती नजर नहीं आई, लेकिन बहरहाल हमने आईकैप को छाप दिया इधर। उसमें कुछ ड्यूटी ऐसी थी उसकी भी और इसकी भी जो इस सिचुएशन पे फिट हो रही थी, कुछ इस सिचुएशन पे फिट नहीं हो रही थी। बहरहाल छोड़े, आईकैप ने ये लिख दिया कि सारी ड्यूटीज सेम होंगी, तो हमने भी यही लिख दिया सारी ड्यूटीज सेम होंगी। अगर आईकैप क्वेश्चन पूछता है कि बताओ पानी के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या हैं, तो हम पानी के राइट्स लिख देंगे और ड्यूटीज में क्या लिखेंगे? यही एक्सपेक्ट कर रहा है। शाबाश भाई, ये चलो लिख दो, इसके आगे बताओ कि क्या ड्यूटीज है उसकी बेली की। ड्यूटीज एक एक करके सेम नहीं भाई, वो हेडिंग लिखनी है सेम। सेम नहीं, वो 10 नंबर का क्वेश्चन में क्या नंबर देगा हमें? चलें फिर जी भाई, कंसेप्ट सीख लिया आपने? चलिए फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाइए। केस स्टडीज करते हैं हम। हाँ, क्वेश्चन 21। अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। रमला, ये क्वेश्चन 21 पेज 110। रमला borrowed rupees 100,000 from Awais for a period of 3 months and kept her jewelry with Awais as a security। तो ये बेलमेंट का कंसेप्ट हो गया ना, ये प्लेज का कैसे पता चला? सिक्योरिटी। शाबाश। ऑन ड्यू डेट रमला डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट। ड्यू डेट पे रमला ने डिफॉल्ट किया। इन व्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्क्राइब द रेमेडीज अवेलेबल टू अवैस अंडर द सर्कमस्टांसेस। भैया अवैस क्या करे? क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे थे, क्या कर रहे हैं यार? क्या फायदा हुआ क्लास में आने का? क्वेश्चन पढ़ ही नहीं, सुन ही नहीं रहे क्लास। भैया आइए पीछे बैठे, बताइए क्या राइट्स हैं सलीम के पास? और भाई ठहर जाते, अभी बताने लगा रहा हो यार। जी भैया अवैस के पास क्या राइट्स है? हाँ, कि वो रमला को रीजनेबल नोटिस देगा और उसके बाद चीजों को सेल कर सकता है और केस भी फाइल कर सकता है और उन चीजों को सिक्योरिटी के तौर पे अपने पास रख सकता है ज्वेलरी को। अवैस के राइट्स क्लियर हो गए? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 22, ये भी आई आपके क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन। कह रहा है सोबिया borrowed rupees 300,000 from Meher against a gold necklace as security. She agreed to return the amount to Meher after 1 month. However, on due date, Sobia defaulted in payment. Due date पे सोबिया ने डिफॉल्ट पैसे नहीं दिए।
In view of the provisions of Contract Act 1872, identify and describe the type of contract Sobia and Meher agreed into. Pledge, ये तो आइडेंटिफाई कर ले, अब डिस्क्राइब करें क्या होता है प्लेज। हाँ, डेफिनेशन छापेंगे, बिल्कुल डिस्क्राइब का मतलब यही है, ठीक है। उसमें हम बता देंगे कि सोबिया कौन है और मेहर कौन है। सोबिया कौन है? सोबिया पार्टनर है और मेहर पार्टनर, बिल्कुल। या मॉर्टगेजर और नहीं, मॉर्टगेज कहां से आ गए? प्लेजर और प्लेजिया, भाई टर्म तो सही सुना क्या है। Also enumerate the rights available to Sobia and Meher in the above circumstances। दोनों के राइट्स क्या हैं बताओ? सारे बता देंगे क्या डिफॉल्ट वाले बताएंगे? अच्छा, डिफॉल्ट वाले पे तो पानी के राइट्स हैं, पार्टनर का क्या राइट है? हाँ, टू रिडीम डिफॉल्टेड डेट। ये भी दोनों बताएंगे, दोनों ऑप्शन वो भी बताएंगे। क्लियर? तो भाई 8 नंबर में आपके पास सफिशिएंट मटेरियल नहीं हो। पहले तो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बता दिया, 1 नंबर शायद इसका होगा, फिर डेफिनेशन आ गई, 1.5 नंबर इसका भी होगा, फिर उसके बाद ये पार्टनर डिफॉल्ट में क्या लिखा, 3-4 नंबर इसके होंगे, और फिर 1-2 नंबर उसके भी होंगे। भाई हो जाते हैं, हाँ भाई 22 क्लियर हो गया। 23 पे आइए। A borrows ₹100 from B on 1st March and pledges his wristwatch to secure the advance. Subsequently, on 1st June, A borrows another sum of ₹100 from B. A repays the first debt in full. Can B retain the wristwatch against his claim for the repayment of the second loan? एक अहम चीज भूल रहे हैं। हाँ, डिपेंड करता है कि अगर अदरवाइज एग्रीड नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट में तो फिर हाँ, अनलेस एग्रीड अदरवाइज, कि अगर एग्री हुआ है कि जी ये स्पेसिफिक लोन के लिए सिक्योरिटी दी गई है तो फिर ये राइट ऑफ जनरल लियन वाला अप्लाई रूल नहीं होगा, वरना ये रख सकता। 1 वर्ड अगर इसका आंसर पूछे तो रख सकता। 23 क्लियर है? 23 में भी प्रॉब्लम है। 24 A pledges with B jewels worth ₹60,000 and borrows ₹30,000 at 12% interest per annum, promising to repay the amount and redeem the jewel within a year. B, having apprehension about the safety of the jewels because of increasing burglaries in the town, not only insures the jewels but also buys a strong safe at a cost of ₹800, there being no safety vault in that town, and keeps the jewels in the that safe. Now when A comes to repay the loan, B claims the amount due from principal and interest, cost of insurance and cost of the safe, but A admits liability only for the principal and interest. Decide. कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि जो इंश्योरेंस और सेफ की कॉस्ट है वो भी वापस करने हैं? कितनों का ख्याल है वो वापस नहीं करने? वो नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं कि नहीं है? हैं, इसलिए वो भी वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ए को नेसेसरी एक्सपेंसेस भी वापस करने पड़ेंगे, इंश्योरेंस भी और कॉस्ट ऑफ सेफ। क्लियर? ये नेक्स्ट 25, ये आई क्या आपका क्वेश्चन। Shahid pledged gold with Mehreen against a loan of ₹100,000 at a markup of 15% per annum. Being concerned with the growing incidents of burglary in the city, Mehreen insured the gold. At the time of repayment, Mehreen claimed the cost of insurance cover in addition to principal sum due and interest thereon. In the light of Contract Act 1872, briefly explain whether Mehreen is justified in her claim. क्यों? क्योंकि प्लेज में प्लेजी का राइट है कि वो नेसेसरी एक्सपेंसेस भी क्लेम कर सकता है टू प्रिजर्व द गुड्स। किस लिए? टू प्रिजर्व द गुड्स। जी, यहां तक क्लियर है? चलिए
अब जरा एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, टाइम है हमारे पास वैसे तो आज अभी 15 मिनट पढ़े हैं, खुदा का खौफ कर। अच्छा नहीं ये कुछ अच्छा नया कंसेप्ट कुछ नहीं, सिर्फ डिफरेंस है। ये 5 मिनट में पढ़ लेते हैं, उसके बाद जल्दी छुट्टी दे दूंगा आपको। 5 मिनट में पढ़ लेते हैं। प्लेज, बेलमेंट में और प्लेज में फर्क क्या है? नेम ऑफ पार्टीज, बेलमेंट में क्या नेम होते हैं? बेलर एंड बेली। प्लेज में क्या नाम होता है? पानर एंड पानी और प्लेजर एंड प्लेजी। पर्पस क्या होता है? प्लेज में सिक्योरिटी पर्पस के लिए, बेलमेंट में सिक्योरिटी के अलावा कोई भी पर्पस हो सकता है, जैसे रिपेयर के लिए, सेफ कस्टडी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। राइट ऑफ सेल, बेलमेंट में राइट ऑफ सेल होता है? बेलमेंट में राइट ऑफ सेल होता है? सेल कर सकता है? नहीं, बेलमेंट में कहा डायरेक्शन ऑफ बेलर ना डिस्पोज कर सकता है वो। अगर उसके पैसे नहीं मिलते उसको, गाड़ी वाले के पास गाड़ी रखवाई, पैसे नहीं दिए उसको, ठीक है, पैसे नहीं दिए उसको रिपेयर के, क्या वो घड़ी बेच के पैसे ले सकता है? नहीं, वो सिक्योरिटी के तौर पे अपने पास रख सकता है, सेल नहीं कर सकता। प्लेज और प्लेज के केस में सेल किया जा सकता है गुड्स को नोटिस के बाद। भैया तसल्ली से घर जाके देख लीजिएगा, वो नहीं कर सकता। राइट ऑफ यूजिंग, क्या प्लेज में बैंक ज्वेलरी को खुद यूज कर सकता है? बेलमेंट में यूज किया जा सकता है, बिल्कुल। अगर वो बेलमेंट की नेचर ऐसी है, टर्म ऐसी गाड़ी है, तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्क समझ आया? कोई थी नहीं बात, 2 मिनट में कवर हो गया। आप ऐसे बिला वजह परेशान हो रहा था। इसी तरह अगर हम फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड जो है ये कंसर्न, लेकिन नोट कर लें, आज आपको जल्दी छुट्टी दे रहा हूं, 10 मिनट, ठीक है? ओ जी हाँ, टेस्ट किस चीज का होगा ये सुन लें। हमारा प्रीवियसली चैप्टर 1 का टेस्ट हुआ है। अच्छा, इस जो आपका सैटरडे को टेस्ट होगा चैप्टर 14 और 15, इन दोनों का होगा। 15 हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, कम्मिला का भी चैप्टर साथ साथ ऐड कर दें। 1 मिनट है, जरा वोटिंग करा लेते हैं भैया, बैठ। कितने स्टूडेंट के ख्याल में मर्केंटाइल लॉ के साथ साथ कंपनी लॉ का क्वेश्चन टॉपिक भी होने? बिल्कुल ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, ठीक है, एक एक चैप्टर कर लेते हैं। अभी चैप्टर 19 कर लेते हैं। तो हमारा जो टेस्ट होगा सैटरडे को, उसमें चैप्टर 14, 15 और 19 शामिल है। एग्री? चलिए, आज का लेक्चर खत्म है।